नमस्कार। चतुर्भुज अध्याय 8 भाग 2 में जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि चतुर्भुज क्या है उसके बारे में हमने मूलभूत जानकारी प्राप्त की थी। उसकी भुजाओं के बारे में, शीर्षों के बारे में, अन्य जो बातें थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इस भाग में हम वो चर्चा करने जा रहे हैं भी चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं। यहाँ पर एक ये आकृति दी हुई है, इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये जो मैंने डॉटेड लाइनें दिखाई है इसका मतलब समझिए, इसका अर्थ क्या होता है डॉटेड लाइनों का। तो ये यहाँ पर लंब हैं, यानी जो ए बी और सी डी की जो दूरी है बीच की वो बिल्कुल एक समान हमने रखनी है। जैसे यहाँ पर अपने रेलगाड़ी की पटरी की जो बीच की दूरी होती है वो एक जैसी होती है। तो यहाँ पर लंब समान है सभी के। दो लाइन इस तरह से दिखाई गई है कि इसकी डॉटेड लाइन की और इसकी बिल्कुल है वो लंबाई है वो बिल्कुल समान है, एक जैसी है दोनों की। यानी यहाँ पर हम ये समझें कि इनके लंब समान हैं। तो ये भी एक चतुर्भुज की आकृति है, परंतु इसका एक विशेष नाम है। इसका नाम है समलंब चतुर्भुज। यानी इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें लंब समान हो। ये लंब हैं, ये क्या होंगे, समान होंगे, तभी इसका नाम हमने रखा है समलंब चतुर्भुज। तो उपरोक्त आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं ए बी और सी डी का एक युग्म समांतर है। यानी ये ए बी और सी डी है वो हमेशा समांतर चलेगी, इनकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। वैसे भुजाएं चार होगी इसके अंदर भी, 1 2 3 और 4, पर आकृति के ऊपर आप पुनः ध्यान देवें कि जो ये है लाइन और ये लाइन है, ये दोनों बराबर दूरी पर चलेगी, समान दूरी पर चलेगी। और समान दूरी पर ये लाइनें कब चल सकती है, जब इनके बीच की दूरी समान हो, और इसी बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तभी इसका नाम पड़ा है समलंब चतुर्भुज। और दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक जोड़ा यानी ये ए बी और सी डी, ये पूरा एक जोड़ा बन गया। एक जोड़े में दो चीजें होती है, तो ए बी और सी डी एक जोड़ा है। एक जोड़ा समांतर हो उसका नाम होगा समलंब चतुर्भुज। आकृति को हम मन में, ध्यान में, दिमाग में बिठा लेंगे भी समलंब चतुर्भुज की आकृति है वो किस प्रकार होती है। तो ये थी हमारा पहले प्रकार का चतुर्भुज। इसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। इस आकृति को ध्यान से देखिए आप। समचतुर्भुज जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम है सम। सम मैंने समान, समान चतुर्भुज किस प्रकार से होगा। समचतुर्भुज क्या होता है, पी क्यू आर एस। इसमें कोई नाम हमें रटना नहीं है कि ऊपर वाले का नाम ए बी सी डी था, इसका पी क्यू आर एस क्यों रख दिया। तो चार शीर्ष हैं इसके अंदर, चारों के नाम हमें कोई न कोई रखने पड़ेंगे, तो क्रम से पी क्यू आर एस लगातार बोला जाता है, तो हम लगातार इसके लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर समचतुर्भुज के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि सम्मुख भुजाएं हैं, ये इसके सामने की है, ये इसके सामने की है। तो एक और एक ये भुजा दोनों ले तो एक जोड़ा ये बन गया, और ये भुजा इसके साथ लें तो एक जोड़ा ये बन गया। तो अगर कोई चतुर्भुज है, अगर उसके अंदर सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हों और बराबर भी हों, और कोई भी समकोण न हो, तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। परिभाषा पढ़िए ध्यान से कि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हों वह सभी भुजाएं भी बराबर हों तथा कोई भी कोण समकोण न हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये चारों भुजाएं समान भी होगी और सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर भी होंगे। सम मैंने समान और सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर, ये दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक तो सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर होंगे और सभी भुजाएं बराबर होगी, और कोई भी कोण यहाँ पर समकोण नहीं होगा। इसके अंदर दूसरी बात एक याद रखनी है हमने कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे विकर्ण है, मैं पी को आर से मिला दूं और एस को क्यू से मिला दूं, तो जहां पर ये मिलेंगे विकर्ण दोनों, वहां क्या है, समकोण बनेगा। यानी समकोण पर करते हैं और साथ में समद्विभाजित दो भाग,
सम मैंने समान, द्वि मैंने दो, भाजित। जहाँ पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे, P को मैं R से मिलाता हूँ, S को Q से मिलाता हूँ, तो यहाँ पर ये काटेंगे, कहीं पर भी काटेंगे जरूर ये दोनों, तो वो समकोण पर काटेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे विकीर्ण है वो समान भाग हो जाएंगे, दो भागों में बंट जाएंगे। कहाँ पर बंट जाएंगे, समकोण पर। तो ये इसके अंदर शब्द है वो महत्वपूर्ण है कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी अब समचतुर्भुज की विशेषताएं क्या होगी वो भी हम पढ़ लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या पता चला, पहला हमें ये पता चला कि समस्त भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समस्त भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर और विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये विशेषताएं समचतुर्भुज के बारे में हमें यहाँ पर इनको भी अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये हो गया हमारा दूसरे प्रकार का समचतुर्भुज। पहला था समलंब, दूसरा हो गया समचतुर्भुज। इसके बाद में 3 नंबर पर हम आते हैं आयत। ये हमारा जाना पहचाना नाम है आयत। हम जो कक्षा में सामने जो बोर्ड होता है वो लगभग आयताकार ही होते हैं। तो यहाँ पर MNRS एक आयत है और ये 5 सेमी है, तो ये भी 5 सेमी मैंने लिख करके बताया है इसको। ये 2.5 है तो ये 2.5 है। आयत के अंदर हम क्या है, कैसे होता है आयत, आयत भी एक चतुर्भुज है, पर इसके अंदर एक स्पेशल विशेषता होती है। वो क्या होती है कि एक चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं क्या हो समांतर भी हो और यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ये जो निशान है मैंने यहाँ पर 90 डिग्री लिखा नहीं है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें आगे के क्वेश्चनों में अगर ऐसा कोई निशान मिलता है तो हम उसको समकोण मानेंगे। तो यहाँ पर हमें ये याद हो जाएगा भी समकोण का निशान क्या है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आयत कहलाता है। अन्य शब्दों में आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं या वह आयत कहलाता है। यही हम बार बार परिभाषा है वो याद करते आ रहे हैं। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने, तो ये 5 सेमी है तो यही 5 सेमी है, ये 2.5 है तो ये 2.5 है। आमने सामने की, ये इसके सामने होगी, ये इसके सामने होगी, ये इसके सामने होगी, ये इसके सामने होगी, तब इसको बोलते हैं आमने सामने की। भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। आयत की विशेषताएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब जो आमने सामने की भुजा है यही सम्मुख भुजा कहलाती है, यानी एक दूसरे के, इसके सम्मुख ये है और इसके सम्मुख ये है। MN के सम्मुख SR है और SM के सम्मुख RN है। तो आमने सामने की भुजा हो गई ये। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, विकर्ण बराबर होते हैं और वे परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब समचतुर्भुज में क्या था, समकोण पर समद्विभाजित करते थे, यहाँ पर इसमें थोड़ी सी बदल गई है। इसमें विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे और ये भी समद्विभाजित करेंगे एक दूसरे को, परंतु समकोण पर नहीं करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये आयत के अंदर आयत की विशेषताएं हो गई कि सम्मुख भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण समकोण, विकर्ण बराबर और आपस में समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद में 4 नंबर पर हम लेते हैं वर्ग। ये भी हमारा जाना पहचाना है, हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी वर्ग क्या होता है। अब इसके अंदर मैंने क्या है, ABCD एक चतुर्भुज बनाया है। इसके अंदर सभी भुजाओं का नाप है मैंने वो 2.5 2.5 2.5 2.5 समझने के लिए लिख दिया है। यहाँ में क्या पता चलता है कि चारों भुजाएं एक ही नाप की है। अगर हम एक ऐसा आयत ले लें और उसकी सभी भुजाएं बराबर कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। यदि किसी आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो उसे वर्ग कहते हैं। अन्य शब्दों में जो अपनी जानी पहचानी परिभाषा हम रट करके रखते हैं, हमने याद कर रखी है कि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। या अपने वर्ग की परिभाषा जो हमने अक्सर याद रख रखी है, क्या है वो, कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, वह वर्ग कहलाता है। अब जिस तरह से आयत में विशेषताएं थी उसी तरह वर्ग में विशेषताएं हैं।
आयत में क्या था, सम्मुख भुजाएं समान थी, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। आयत में क्या था, आमने सामने की भुजा बराबर थी या सम्मुख भुजा बराबर थी। इसमें क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती है। उसमें भी प्रत्येक कोण समकोण था, इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। और इसके अंदर विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तथा बराबर होते हैं। तो विकर्ण आयत में भी बराबर थे, विकर्ण इसमें भी बराबर है। और इसमें क्या है, समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, यानी वही इसके अंदर समचतुर्भुज वाली बात आ गई। इसके विकर्ण भी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को भी याद रखें कि वर्ग एक आयत होता है, परंतु आयत एक वर्ग नहीं होता है। हम वर्ग को आयत कह सकते हैं क्योंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की तो बराबर हो ही जाएगी। तो वर्ग को आयत कह सकते हैं, वर्ग एक आयत होता है, परंतु आयत एक वर्ग नहीं होता। आयत वर्ग क्यों नहीं होता, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये भी एक चीज़ महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी हम याद रखें कि वर्ग को आयत कह सकते हैं या वर्ग एक आयत होता है, परंतु आयत एक वर्ग नहीं होता है। तो अभी तक हमने जाना, पहला हमने पढ़ा समलंब चतुर्भुज, दूसरा पढ़ा समचतुर्भुज, तीसरा आयत, चौथा वर्ग, और पांचवा यहां पर है समांतर चतुर्भुज। समांतर, इसमें एक समचतुर्भुज था और ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हों तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी क्या हो, सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हों। यहां पर बराबर होना जरूरी नहीं है, सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर होंगे वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है, इसको आगे हम सिद्ध भी करेंगे कि किस प्रकार से है वो दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसकी विशेषताएं क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर हो और विकर्ण उसे दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करे, सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, वह कहलाता है हमारा समांतर चतुर्भुज। इसके बाद में जैसे मैंने आपको पहले एक नाम लिया था अपने, पतंग। अब पतंग क्या होती है, पतंग की आकृति किस प्रकार से होती है, हम पतंग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एक पतंग जैसी आकृति बनाई गई है। वैसे ये भी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी, इसमें भी चार ही भुजाएं हैं। अब इसके अंदर ये निशानों का क्या मतलब है ये भी समझ लें कि ये भुजा और ये भुजा ए बी और बी सी बराबर है, और ए डी और सी डी कह दो या डी सी कह दो, ये बराबर है। यानी डी ए डी सी या ए डी सी डी ए बी बी सी। तो इसके अंदर ए डी किसके बराबर है, सी डी के, और ए बी किसके बराबर है, बी सी कह दो या सी बी कह दो। तो यहाँ पर क्या है, आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर हैं, ये आसन भुजा हो गई, ये इसके साथ डी ए और डी सी ये दोनों क्या है, आसन भुजाएं हैं। हमने पहले पढ़ा था आसन भुजाएं क्या होती है, जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी एक ही शीर्ष से दो भुजाएं निकले तो वो एक दूसरे के आसन यानी पास पास में बैठी हुई, आसन बिछा करके नजदीक नजदीक दोनों, आसन भुजा। स्पष्ट है, नाम में ही स्पष्ट है, ये शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी बिल्कुल पास पास में एक ही शीर्ष से निकल रही है। तो ये इसकी आसन भुजा है और ये इसकी आसन भुजा, इसके दो युग्म हो गए, पहला युग्म ये हो गया और दूसरा युग्म इसका ये हो गया। अब यहां पर क्या है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है भाई, इसको समांतर चतुर्भुज नहीं कहेंगे अपने। कहीं आप कह दो कि एक जोड़ा समांतर हमने पढ़ा था, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, ये एक पतंग कहलाता है, काइट जिसको बोलते हैं। तो ये पतंग की आकृति है, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही है, इस पर ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ लेते हैं अपने। तो अभी हमने ये 6 प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा, पतंग को शामिल करते हुए। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है
कि वर्ग, आयत और समचतुर्भुज ये प्रत्येक समांतर चतुर्भुज होते हैं भाई। हमने जो चतुर्भुज पढ़े उसमें हमने वर्ग भी पढ़ा था, चारों भुजाएं समान, आयत में आमने सामने की, समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा या भुजाओं का वो सम्मुख भुजाओं का जोड़ा है वो समांतर हो। इसमें भी चारों भुजाएं समान होती है, परंतु इसके अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। इन दोनों में प्रत्येक कोण है वो 90-90 डिग्री होता है। तो ये जो वर्ग, आयत और समचतुर्भुज है ये क्या होते हैं, इनको समांतर चतुर्भुजी भी हम कह सकते हैं, या कह देंगे तो गलत नहीं होगा। अगर हम ये कह दें कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, सही है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है, सही है, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, तो वो भी सही है। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर कि वर्ग एक आयत है परंतु आयत एक वर्ग नहीं है, तो इसके अंदर एक वर्ग है ना वो एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। तो वर्ग के अंदर दो बातें समा गई। समांतर चतुर्भुज में तो ये तीनों आ गए, वर्ग भी आ गया, आयत भी आ गया, समचतुर्भुज भी आ गया। इन तीनों को समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। और वर्ग को क्या है, आयत भी कहते हैं, और वर्ग क्या है, एक समचतुर्भुज भी है। और एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी लंब क्या होते हैं, समान होते हैं। परंतु समलंब चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज ही है, ये बात सही होगी। अगला इसमें है जो पतंग है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है, पतंग को समांतर चतुर्भुज नहीं कहेंगे। और नेक्स्ट है इसमें अंदर समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। जैसे मैंने आपको यहां भी बताया था, समांतर चतुर्भुज को समलंब कह सकते हैं परंतु समलंब चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज नहीं कहेंगे। और एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। अब यहां पर क्या पढ़ा था कि वर्ग एक आयत है और समचतुर्भुज भी है, परंतु एक आयत और एक समचतुर्भुज ये वर्ग नहीं है, इनको वर्ग नहीं कहेंगे। क्योंकि भुजाएं तो समचतुर्भुज में भी चारों समान होती है, वर्ग में भी होती है, परंतु वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं जो इसमें नहीं होते। अब वर्ग के चारों कोण समकोण है, आयत के भी चारों कोण समकोण है, परंतु आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। और वर्ग, अगर इन दोनों को वर्ग हम कह सकते हैं क्योंकि आमने सामने की भुजा आयत में होती है, तो वर्ग में आमने सामने की, जब चारों बराबर है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, और समकोण है चारों कोण, तो आयत और समचतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो आयत और समचतुर्भुज है वो वर्ग नहीं है, परंतु वर्ग को आयत भी कह सकते हैं और समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो इनको आप है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर विलय हो जाते हैं, भी हमें क्या कह रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान दें, नोटबुक में नोट करें इनको। और जो चतुर्भुज के जितने भी प्रकार हैं इनकी परिभाषाएं हैं, इनके अंदर क्या क्या गुण हैं, किन किन चतुर्भुजों में आपस में समानता है, उसके बारे में हमें वो गहराई से अध्ययन करेंगे, तभी हमारे ये जो चीज़ें हैं, परिभाषाएं हैं, याद होगी, और तभी हम आगे के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। अगर हमें अलग अलग रूप से अलग जो वर्गीकरण किया है हमने चतुर्भुज का, वो सब अलग अलग हमें याद है, तो फिर हम क्या है इसके अंदर चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सबको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर हमें वर्ग की परिभाषा अच्छी तरह से याद है, आयत की याद है, समचतुर्भुज की याद है, तब भी हम कह देंगे, अगर हमसे कोई पूछेगा कि इन तीनों को मिलकर के क्या बनता है, तब हम कह देंगे जी इन तीनों को अगर कहे ना मिला करके इन तीनों का नाम एक ही लें तो ये वास्तव में एक समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। अगर हमें अच्छी तरह से वर्ग, आयत और समचतुर्भुज की परिभाषा याद है, तब भी हम कह सकते हैं कि वर्ग है जी वो एक आयत भी है और एक समचतुर्भुज भी है। परंतु
आयत और समचतुर्भुज वर्ग नहीं है। समलम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज समलम चतुर्भुज भी है और पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब आगे इसमें अगले भाग में हमें वो कि समांतर चतुर्भुज ही मुख्य टॉपिक हमें दिया गया है, बाकी ये सिलेबस से हटा दिए गए हैं। समांतर चतुर्भुज के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे कि समांतर चतुर्भुज में क्या गुण होते हैं। ये तो अभी शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में परिभाषाएं हैं और इनके भी आगे जा कर के बहुत मतलब चर्चा इनके बारे में कर सकते हैं, इनको सिद्ध भी करेंगे। इनसे आगे प्रमेय भी बनती है, तो किस प्रकार प्रमेय बनेगी, किस प्रकार समांतर चतुर्भुज के अंदर गुण होंगे उनको सिद्ध करना, और ये सब बाकी बातें हैं वो अब अगले भाग में हम इनकी चर्चा करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर चतुर्भुज से संबंधित ये दूसरा भाग था, वो यहीं पर पूर्ण होता है। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।